नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकिशोर। शाम के 6 बज चुके हैं। राज की बात लेकर हाजिर हूँ मैं। जैसा आपको पता है, बुलंद भारत टीवी पे रोजाना सोमवार से शुक्रवार आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहराइच के जो दोषी थे दो, उनका एनकाउंटर हुआ, 5 और गिरफ्तारियां भी हुई हैं साथ में। तो आखिर ये जो एनकाउंटर की जो पॉलिटिक्स है, या जो कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम सवाल उठते चले आ रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो क्या एनकाउंटर की ये जो, अब मैं सियासत इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनकाउंटर ना हो तो सियासत, एनकाउंटर हो तो सियासत, और आखिर ये होता क्यों है? इस तरीके से कानून व्यवस्था का एनकाउंटर रहा है, ये आतताइयों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि बिल्कुल तालिबानी तरीके से किसी को गोली मार दी जाती है, इस तरीके से चीजें कर दी जाती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये इसके गुनहगार जो हैं, इसके पीछे कौन है? ये एक दो मुजरिम नहीं है। ये कौन सी साइकोलॉजी है, ये कौन सा मनोविज्ञान है, ये कौन सी राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसके तहत इस तरीके की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं कि पता चला पहले कुछ घटना हो गई। पहले हमने देखा कि एक राम गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति, जब वो जुलूस चल रहा था तो जुलूस पर पथराव होता है, पथराव के बाद फिर जुलूस के कुछ गाने दिखाए जाते हैं जो अशोभनीय होते हैं। फिर उसके बाद वो राम गोपाल मिश्रा छत पर चढ़ जाता है, छत से वो झंडा हिलाकर जिस तरीके से वो सब चीजें गिरा रहा होता है, और उसके बाद उसकी मौत की खबर आती है। लेकिन आधी अधूरी खबरें आती हैं, पत्रकार भी सिलेक्टेड खबरें देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि गोली मारते हुए का भी वीडियो वहां पर किसी ने शूट किया हुआ था, वो फिर बाद में आ जाता है। माहौल बढ़ता जाता है। कुछ दिल्ली में बैठे हुए खबर नवीस अपने तरीके से कुछ स्टोरी को टिल्ट करते हैं, अलग तरीके से उसका एक बात का बतंगड़ बनाते हैं। लेकिन बात का बतंगड़ तो खैर पत्रकार बना रहे थे, लेकिन जो हुआ था वहां पर, जिस तरीके से हुआ था, वो अपने आप में बहुत खतरनाक हुआ था। बहुत नृशंस हत्या हुई थी, नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। तो आखिर क्या हुआ इसके बाद? आज फिर देखा गया, मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं एनकाउंटर में, उनको लगता है कि एनकाउंटर हुआ है तो लोगों की जान जाएगी, लेकिन नहीं। पुलिस ने 2 अपराधियों के पैर में गोली मारकर उनको पकड़ लिया। तो खैर, अब इसी पर करते हैं चर्चा। ये जो एनकाउंटर पॉलिटिक्स चल रही है, आखिर इसके मायने क्या है? बात कहां तक जाएगी? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन कितनी दूर जाएगी ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभय राय जी जुड़ गए हैं, अभी और अन्य अतिथि भी जुड़ेंगे। लेकिन वेद भूषण जी, ये जो मोडस ऑपरेंडी है पुलिस की, मैं पहले भी आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बहुत थकी हुई स्क्रिप्ट है। ये कौन आखिर लोग हैं जो पुलिस वाले हैं? मतलब मैं इस घटना के कारणों पर दूसरे राजनीतिक लोगों पे आऊंगा और दूसरे पत्रकारों से बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि पुलिस जब उनको मारकर पकड़ रही है, तो आखिर ये कौन से अपराधी है? इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हैं कि सशस्त्र पुलिस बल मौजूद है और उसके पीछे वो भागने की कोशिश करने लगते हैं? लगता नहीं कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट में अब चेंज होना चाहिए, वेदभूषण जी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं राजकिशोर जी, परंतु गोली का जवाब केवल गोली हो सकता है। बिल्कुल हम मानते हैं, हम गांधी के देश के रहने वाले हैं, बिल्कुल हम अहिंसा के पुजारी हैं, परंतु यदि किसी के परिवार में किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, तो क्या वो अपनी दूसरी लड़की को ऑफर कर देगा कि दूसरी लड़की को ले जाओ, इसके साथ भी रेप करके ले आओ? तब वो कदापि नहीं कहेगा। जिस घर का बच्चा राम गोपाल मारा गया, उसकी माता बहनों का आप इंटरव्यू दोबारा रिवाइंड करके दीजिए। उनका एक आम आदमी है, एक लेमैन है, ऑलमोस्ट अनपढ़ है। जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, लैंग्वेज उनकी है, वो कह रहे हैं कि हमें केवल इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब केवल मौत है। हमें भी इस तरह से जो मेरे भाइयों को मारा है, उसी तरह से उनके ऊपर भी होना चाहिए, उनका एक्शन के खिलाफ रिएक्शन होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। अभी आपने देखा, अमेरिका के अंदर जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं, पुलिस मानी जाती है, एफबीआई मानी जाती है, यूएन का ऑफिस वहां पर है, वहां पर एक्स प्रेसिडेंट को 3 बार उनके ऊपर अटेम्प्ट हो चुके। एक बार तो बाल बाल बच गए। उसमें जो गोली मारने वाला था, एफबीआई के शूटर्स ने देन एंड देयर उनको शूट कर दिया। कोई हंगामा नहीं, बल्कि अप्रिशिएट किया गया कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जिन्होंने कोशिश की, उनको उन्होंने गन डाउन कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरह के हालात के अंदर ये एक बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिस पर दोनों तरफ का पक्ष जानना और उसके बाद रिएक्ट करना भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस दंगे के ऊपर। ये दंगा एक अचानक नहीं होते, ये दंगे
इसके पीछे बाकायदा तैयारियां होती हैं, स्क्रिप्ट होती है कि आज जुलूस निकलेगा, उसमें हिंदू होंगे, झंडे होंगे, माता के किसी के दुर्गा के भजन चल रहे होंगे जो हम नहीं निकलने देंगे। ये मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया, इसमें हिंदू कैसे घुस सकता है? तो जो ये मानसिकता है, जो ये तैयार की जाती है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, आप अचानक तो वहां बंदूक आ नहीं गई, अचानक तो सारी बात हो नहीं गई। मानता हूं कि वहां म्यूजिक तेज बज रहा था, तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि क्या उसका लेवल होना चाहिए, कितना डेसिबल होना चाहिए, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। वो तमाम बातें हम मानने के लिए तैयार हैं कि वहां तेज आवाज थी। उसके लिए तरीका है, आप पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट कर सकते हैं कि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जिस तरह से पीछे यूपी के अंदर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए या कम वॉल्यूम में अब बजाने की इजाजत दी गई है, तो वो भी तरीका एक हो सकता था, परंतु उसको तरीके को अपने तरीके से इस्तेमाल करना। और जहां तक वो लड़के का संबंध है, लड़के ने यदि कोई गलती करी है, और वो गलती है, मानता हूं मैं इस बात को कि उसको झंडा उतारकर अपना झंडा वो लहरा रहा था, जिस तरह से रैलिंग तोड़ रहा था, गलती है, पर उसका इलाज मौत नहीं है। आप किसी को एक थप्पड़ मार दे तो वो आपका इलाज गोली नहीं होता, क्या हम उसको गोली उठाकर मारने की रिकमेंडेशन कर सकें? तो ऐसे हालात में जो जी तमाम समग्र रूप से टोटलिटी यदि हम देखें, तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। कानून में प्रक्रियाएं हैं, अदालतों का सिस्टम है, तमाम तरह के सोशल फ्रंट है, सोशल मीडिया, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, उस पर किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां गलती हुई, प्रशासन की गलती थी, पुलिस गलती पर थी, सरकार गलती पर थी, राजनीतिक पार्टियों का उसमें क्या रोल था। तो ये तमाम चीजें, इसीलिए तो हम और आप लोग बैठकर शाम को डिस्कस करते हैं कि ये तमाम चीजें कैसे इनको देखा जाए, किस परिप्रेक्ष्य में चीजें ठीक है। देखी जाए। तो जी 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 राजकिशोर जी। जी मैं दूसरे दरअसल मुझे लगता है कि एक बार आपके पास आने से पहले वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं, लखनऊ में बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश में ये मान लीजिए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो इसकी जानकारी उनको पहले या बाद में हो ही जाती है। तो ज्ञानेंद्र जी, कुल मिला के ये सब बहुत कुछ हो गया। पुलिस को तो जानकारी नहीं लग पाई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन पुलिस को ये जानकारी लग गई कि वो सीमा पार कर जाने वाले थे, तो उनको पकड़ लिया, सब कर लिया। ये सब पूरा जो घटनाक्रम है, एक पत्रकार के तौर पर, एक यूपी के नागरिक के तौर पर, आप इसको किस तरीके से देखते हो? इस पर जिस तरीके की सियासत हो रही, क्योंकि अब तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एनकाउंटर होगा तो उसके बाद उस पर सवाल उठाए जाएंगे। आज अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से व्याख्यायित करेंगे? देखिए, अभी मैं सुन रहा था सर को, एक और हमारे जो गेस्ट हैं, मैं अभी एकदम एक बात एकदम क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जो बड़े संवेदनशील हैं, बहराइच भी उसी में शामिल है। और बहराइच में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चूंकि वहां कई बार दंगों का इतिहास रहा है बहराइच में, तो इसीलिए वहां संवेदनशीलता काफी बढ़ी रही है। और बहराइच में इससे पहले जब भी इस तरीके से कोई दिक्कतें होती रही हैं, तो एक नियम बना हुआ था कि जब ऐसे कोई संवेदनशील और खास तौर से सांप्रदायिक तौर से संवेदनशील कोई जुलूस और ऐसे कोई भीड़ निकलेगी, तो वहां पर बंदोबस्त होगा। और इससे पहले पीएसी का डिप्लॉयमेंट होता था ठीक उसी जगह पर जहां पर ये घटना हुई, वहां पर पीएसी का डिप्लॉयमेंट होता था। और बाकायदा वहां पर हमारी जो बातचीत हुई, इससे पहले वहां के जो लोगों ने भी बताया कि छतों पर भी लोग तैनात किए जाते थे, पीएसी के लोग खड़े रहते थे, बाकायदा वो एक पहले से ही तैयारी होती थी। तो एक तो बात बड़ी समझ से परे है कि जब ये एक तरफ तो कहा जाता है कि हम कोई नई प्रथा नहीं डालेंगे, चलिए वो तो जनता के लिए हो गया। तो जो पुरानी प्रथा अगर रवायत कायम की गई थी, तो कुछ अफसरों ने कुछ सोच के ही किया होगा ना। और उसका नतीजा भी था कि वो क्राइम पूरा तरीके से लाइन ऑर्डर मेंटेन रहता था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने पाती थी। बीते कई सालों में हम सबने कोई ऐसी कोई घटना नहीं सुनी वहां पर। इस बार ऐसा हुआ, कोई गाना भी जो बज रहा था, अगर आप कहेंगे तो वो कोई बहुत ही आपत्तिजनक ऐसे गाने नहीं है। और आजकल तो कई बार शादी ब्याह में बज जाते हैं। मैं तो कई बार ऐसे आप कई शादी ब्याह में गए हैं जहां पर कई बार बजता रहा, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, या योगी को लेकर कर रहे हैं। और ये कोई बहुत लोकतंत्र में अगर ये गाने कोई ऐसे गाने नहीं है जिनको ना तो आप कोई अभद्रता के दायरे में ला सकते हैं, ना कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि उनसे कोई किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्योंकि इस देश में भावनाओं को आहत होने का एक बड़ा
एक ऐसा चलन हो गया है जहां पर हर बात पर किसी की भावना आहत हो जाती है। और अब तो हालात उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ऐसे हो गए हैं जहां पर एनकाउंटर भी होगा तो उस पर भी भावनाएं आहत हो जाएंगी। वहां पर भी जांचा जाएगा कि ये कौन सी, ये दलित है जिसका एनकाउंटर हुआ, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। एक यादव का एनकाउंटर होगा तो फिर पुलिस भी वहां पर बैलेंस बनाएगी, फिर किसी क्षत्रिय को ढूंढेगी, वहां पर एनकाउंटर करेगी। तो ये जो विडंबना है, ये उत्तर प्रदेश में ये खोखला कर रही है एक तरीके से जड़ों को। तो यहाँ पर जो शुरुआत बात मैंने कही थी कि बंदोबस्त होते रहे थे, इस बार क्यों बंदोबस्त नहीं हुए? दूसरा, एलआईयू होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, तो वो किस वजह से होती है? उत्तर प्रदेश में तो एक आम शोहरत है एलआईयू की कि तमाम बातों को उनको भनक नहीं लग पाती है, लेकिन गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे लोगों को जानकारी होती है कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। एलआईयू बस नहीं जान पाता है। कई बार एक थोड़ी सी बात हटकर भी है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर हुए और लोग ये जानते थे उस जिस जगह पर, जिस ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर मारे जाते हैं या कहीं और मर्डर होता है किसी का, तो बच्चा बच्चा जानता है किसने मारा है। तो सीबीआई लोग कहते थे जांच करती है, और जांच इस बात की करती है जो बात सबको पता है उसकी जांच वो सीबीआई करती थी। ठीक है, वो तो करेगी, वो अपने तथ्य लाएगी, लेकिन उसके बाद भी कई बार प्रूफ भी नहीं हो पाते रहे हैं कि वो जो बात सबको पता है, जो लोगों ने देखा, उसके बाद भी एक तय नहीं हो पाया कि इसी ने ये अपराध को कारित किया है। अब यहाँ पर एलआईयू की भी फेलियर है, अफसरों की पर्यवेक्षण के। भाई अफसर जो बैठे होते हैं, कप्तान होता है, और आपने आज जैसे हुआ कि एक डीएसपी स्तर के अधिकारी का उसको हटा दिया गया, एक दरोगा चौकी इंचार्ज हटा दिए गए। ठीक है, वो सीधे तौर से वहां पर मौके पर थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो सुपरवाइजरी रोल है, ये बाकी लोग क्या करते हैं? क्या उनके पास उनको जिम्मा नहीं था? ये एसपी से लेकर डीआईजी आईजी तक उनको तो देखना चाहिए था ना कि पिछले के दौर में क्या होता रहा है, उसके बाद अब कैसे होगा। और उसका एक बड़ा जीवंत उदाहरण है लखनऊ, जहां पर चौक इलाके में, पुराने लखनऊ के इलाके में शिया सुन्नी विवाद की जड़ें बड़ी गहरी थी। कई दशकों से वो विवाद होता था और हम लोग भी मानकर चलते थे, जैसे ही ये सब जुलूस निकलने शुरू होते थे तो हम मान के चलते थे कुछ ना कुछ विवाद होगा, मीडिया पूरी तैयार रहती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में आप देखिए कि पूरी तरीके से, एक तरीके से वो खत्म कर दिया गया। कहीं भी कोई आराम से सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी थी, और उसके साथ ही जो अफसर थे, जो तमाम अनुभवी अफसर, और उनकी वजह से उन्होंने उस जगह को समझा और कहां कहां दिक्कतें हो सकती हैं उन्होंने उस पर कदम उठाए। ये काम क्यों बहराइच में नहीं हो सकता था? बाकी लोग पर्यवेक्षण क्यों नहीं कर रहे थे? और उससे भी बड़ी एक बात है कि बिल्कुल होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब बातें ठीक भी हैं, लेकिन सवाल फिर वही घूम के जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि इस देश में अगर कोई धार्मिक जुलूस निकालने के लिए पुलिस की बंदोबस्त करनी पड़ रही है और बड़ा संवेदनशील माना जा रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी त्रासदी हो ही नहीं सकती है। इसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकेश्वर सिंह जी भी और हमारे साथ दीप्ति सिंह जी भी जुड़ गई हैं। वो आप कानूनी मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन राजकेश्वर जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, और मतलब आप गाना बजाओगे तो हम पत्थर मारेंगे, पत्थर मारोगे तो हम झंडा उखाड़ेंगे, तुम झंडा उखाड़ोगे तो हम तुम्हें जो है पहले डंडों से मारेंगे, फिर गोली से मारेंगे, 2 बार मिस हो जाएगा तो तीसरी बार मारेंगे, और उसके बाद फिर पुलिस रोल में आती है। और पुलिस की वही पटकथा कि वो पुलिस की पहरे से अपराधी भाग रहा था। मतलब अपराधी भी बिल्कुल ऐसा अपने आप में क्या बताया, मतलब इतनी हिमाकत कर लेता, वो भाग रहा था। उसके बाद पुलिस उसके पैर में गोली मारती है, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। तो एनकाउंटर पे सवाल पुलिस पे जरूर उठेंगे, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है समाज, किस तरफ चीजें उत्तर प्रदेश में जा रही हैं कि कोई भी धार्मिक जुलूस, जो बात ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे वो वाकई कंसर्न का विषय है कि आप अपनी आस्था के मुताबिक उसका प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, और उसका अगर प्रदर्शन या प्रकटीकरण आप करते हैं तो उस पर इस तरीके के हादसे होंगे। क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं पत्रकार की नजर से? और मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, राजकेश्वर जी ना सिर्फ पत्रकार रहे, उन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता की, वो सूचना आयुक्त भी रहे हैं। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है इसको कवर करते हुए भी देखा और ब्यूरोक्रेट बन के भी देखा है। तो राजकेश्वर जी, आप। राजकिशोर जी, इसमें हमारी जो समझ है वो थोड़ा और लोगों से मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ इस बहराइच के घटना के रूप में नहीं देखना चाहता। आपने अभी जितनी बातें शुरू में कही उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या वजह है कि हाल में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें पुलिस जब कस्टडी में लेती है किसी को तो उसी का असलहा छीन कर वो उस पर फायर करता है और आत्मरक्षा में पुलिस गोली मार दे रही है।
ये लगातार जितने इनकाउंटर हुए उसका ट्रेंड देखिए, ये नौबत क्यों आई, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। जब मैं एलएलबी कर रहा था, हम जिस जिले के रहने वाले, वहाँ एक ही दिन में दशहरा का जुलूस निकलना था, उसी दिन मुहर्रम का भी था। कप्तान और दोनों आबादी, मुस्लिम आबादी से गुजरना था, दोनों का जुलूस। कप्तान और डीएम ने कहा कि 4 बजे के बाद इसका जो मुहर्रम का जुलूस होता है उसका एक भी शख्स सड़क पर नहीं रहेगा, और ठीक 4 बजे के बाद जो हिंदुओं का जुलूस वो निकल जाएगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 4 बजे के पहले सारा मुसलमानों का जुलूस निकल गया, उसके बाद दशहरे की जुलूस पूरी रात भर चला, कोई दंगा नहीं हुआ। ये पुलिस की पहली मतलब जिम्मेदारी है, और डीएम और कप्तान की, कि जिस जिले में वो पोस्टेड है, किसी भी संवेदनशील मामले पर या त्योहार के मामले में उनको वहाँ कैसा डेपो बना के रखते हैं। इस बात को कौन विश्वास करेगा कि मुस्लिम आबादी से जुलूस निकलना था और वहाँ का एक पूरा मॉब जा रहा है, कुछ डीजे बज रहा है, जो भी, वहाँ पुलिस फोर्स पीएसी क्यों नहीं तैनात थी, नंबर 1। उसमें से एक लड़का किसी के घर पे जाकर, उसके विजुअल्स भी आए हैं, झंडा उखाड़ता है, झंडा उखाड़ने के बाद वो बाउंड्री गिरती है, फिर उसके घर के वहाँ वो झंडा, दूसरे धर्म का झंडा भी लहराता है किसी घर पे। आपके घर पर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, या किसी के घर पे होगा तो? नहीं, राजकिशोर जी गोली तो नहीं मार देंगे, राजकिशोर जी गोली तो मैं नहीं उसी मार पर आ देंगे। रहा हूँ। अरे मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ 200% गलत है, लेकिन ये नौबत वहां तक कौन ले जाने दिया? सारी डिबेट अब इस पे हो गई कि राम गोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ, और राम गोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ तो 5 अपराधी भाग के नेपाल जा रहे हैं, तो उसमें हमने 2 के पैर में गोली मार दिया। ये गोली मारना, क्यों गोली मारने का ट्रेंड ज्यादा प्रचलन में आया है, और क्यों पब्लिक के बीच से भी ये बात उठने लगी है, इसका इनकाउंटर होना चाहिए, इसका इनकाउंटर होना चाहिए। आप याद करिए, सुल्तानपुर डकैती वाले मामले में उन्नाव में एक लड़के का मर्डर हो गया, ठाकुर का। उसके पिता ने कहा कि यादव को बैलेंस करने के लिए मेरे बेटा का भी मर्डर कर दिया। एक केस मेरे बेटे को, आप भी जानते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में 80 से 50-100 केस है, एक सिंगल अपराधी का मर्डर हुआ नहीं हुआ, लेकिन सिंगल केस वाले एक यादव और एक ठाकुर का मर्डर हो गया। अब इसमें जो अभी ज्ञानंद जी ने कहा, ये सवाल उठने लगा, ये सवाल अनायास नहीं उठ रहा, उसकी कुछ जमीन तैयार हो रही जिसके नाते उठ रहा। दूसरी चीज, इसके पीछे पृष्ठभूमि में जाइए, नौबत क्यों आई। बेसिकली जो तरीका, 1 सेकंड लूंगा आपका, 2 मिनट, एक मिनट। बेसिकली जो तरीका है किसी शासन प्रशासन का, उसका काम है एक बेहतर न्याय व्यवस्था देना, जहाँ लोगों को मुकदमा चले, सुनवाई, सजा हो, जुर्माना हो, जो जैसा अपराध हो वैसा। हमारी सरकारें, हम एक सरकार नहीं करें, सभी सरकार, हमारी सरकारें इत्तेफाक से न बढ़िया जुडिशरी पैदा कर पा रही, न कोर्ट बना पा रही, न मुकदमे समय से सुने जा रहे हैं 10-10, 20-20 साल। अब सबको लगता है कि त्वरित न्याय होना चाहिए, तुरंत गोली मार दो, तुरंत फैसला कर दो। ऐसा साउथ के भी एक स्टेट में हुआ था इनकाउंटर पर, आप यहाँ तो रेप के मामले। तो अब लगातार ये इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर, सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारों को भी ये अच्छा लग रहा है कि हमको कप्तान, दरोगा, डिप्टी एसपी वही चाहिए जो हमारे कहने से पुलिस का भी काम करे, हमारे कहने से जज भी हो जाए, और हमारे कहने पर जरूरत पड़े जल्लाद का भी काम करे। तो सरकारों के लिए भी आसान हो गया है, ये वाला रास्ता त्वरित न्याय वाला ज्यादा अच्छा है। इसलिए सरकार और पुलिस दोनों की स्थिति बन गई, जिसके नाते बहराइच जैसा घटना या इस तरह की दूसरी घटनाएं जमीन पर आ रही है। ठीक है दीप्ति जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपने सुना, वेद भूषण जी की भी सुना, और ज्ञानंद जी को भी, और अभी राजकिशोर जी को भी सुना। बतौर अधिवक्ता और बतौर नागरिक, दोनों तरीके से आपसे मैं समझना चाहूंगा कि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को हम समझते हैं कि अगर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो पुलिस ये होने दे रही है, पुलिस काम नहीं कर रही है। सबसे पहला सवाल पुलिस की तरफ उठता है कि उसकी वजह से हो रहा है। पुलिस उसके बाद अगर दंडात्मक कार्रवाई करती है, जब अति हो जाती है शायद तभी उठते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक रक्त पिपासु समाज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं रक्त पिपासु समाज में इस लिहाज से कह रहा हूँ कि कोई झंडा लहरा देगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, और एक बार नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर दिखाई पड़ रहा है कि 2 बार मिस होता है, 3 बार मार दिया था। उसके बाद पुलिस भी जाएगी तो वो भी पकड़कर इनकाउंटर में, जो भी मतलब उनका जो इनकाउंटर होता है, तो मैं उस की बात कर रहा हूँ घटना की, उसके बाद वो भी मार देती। और सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे ना, वंस मोर वी वांट सिक्सर, वी वांट सेंचुरी, तो वैसे ही वो एनकाउंटर की डिमांड करने लग गए हैं। तो एक तो पब्लिक का
एक पब्लिक की जो एक वो है गुस्सा है, जो उसका जनता का एक तरीके का जो अंदर आक्रोश है, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये जो चीजें पूरा घटनाक्रम बहराइच का हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूँ एक बार आप रोशनी रखें। जी, धन्यवाद राजकिशोर जी। मैं एक्चुअली एज़ अ नागरिक अभी बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी ये फोरम बड़ा है और यहाँ बहुत सारे विद्वत लोग बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत का जो हमारा संविधान है, संविधान अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत सारे व्याख्या उसके अंदर है। जैसे जिस तरीके का जुलूस निकलना है, कोई आपको सभा करनी है, इन सब के बारे में बहुत क्लियर कट सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में हमारे जो पुलिस है उसको भी एक तरह से कस्टोडियन बनाया गया है, जिस भी एरिया में वो है उस एरिया में शांति व्यवस्था बहाल करके रखने का। अगर हम लोग देखें तो भारी भरकम पुलिसिया व्यवस्था पे जो भारत के सरकार की है, जो हमारे खजाने का खर्चा है, उसके बदले में क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ जिसको जो जी में आए वो कर रहा है, जो जैसे लगता है फिल्मों का सर चढ़कर बोलना। अभी एनकाउंटर का जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सुन रही थी मैं, तो ये सही बात है कि डिमांड जनता की हो गई है और आप भी कह रहे थे वी वांट सिक्सर, वी वांट दिस, समथिंग लाइक दैट। इट इज समथिंग लाइक वी वांट, हम तुरंत चाहते हैं कि आज के आज न्याय हो जाए। और सबसे बड़ी बात है तुष्टीकरण की नीति। अगर 4 इधर से मरे हैं तो 4 इधर, मतलब बात समझने वाली बात है कि बैलेंस करना है अपने को समाज में। तो हमें ये दिखाना है कि जी देखिए हम बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं और हमने किस तरीके से व्यवस्था बनाई है और पुलिस को कितनी ताकत है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है। सारे लोग नेपाल भाग रहे होते हैं, नेपाल का रास्ता सबको पता हो गया है, अब वहां से और वहां तक हमारे पुलिस को भी पता है कि ये इसी रास्ते से जाएगा और वही एनकाउंटर भी करना है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने की सारी प्रक्रिया हमारे संविधान में है। कहाँ चूक हो गई? इतना बड़ा संविधान, विश्व से सबसे बड़ा, इससे बड़ा कहीं संविधान है ही नहीं, फिर भी हमारे देश में छोटे छोटे जगहों पे ऐसी छिटपुट घटना घट रही है और लोग बिल्कुल बेकाबू होते जा रहे हैं। किसी को कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है जिससे लोग इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं और इम्पेशेंट होने की वजह से कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अब देखिए डीजे बजा रहे हैं, डीजे बजाइए, क्योंकि नॉर्मली जब भी विसर्जन होता है तो जो नए बच्चे होते हैं वो गाना बजाते हैं, नाचते कूदते जाते हैं। एरिया वही है, आपको जाना है, उनको भी पता है, पुलिस को भी पता है, और जो अपोजिट पार्टी है जिन्होंने ये सारे घटना की है, जिन्होंने गोली मारी, जिन्होंने ये आज का दिन जो अशांति बरपा है जिनकी वजह से, उनको भी पता है। तो क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं जब सबको पता है दुर्गा पूजा है, विसर्जन होगा, लोग जाएंगे, इतने से इतनी देर काहे डीजे होगा, उतनी देर सहन शक्ति कहाँ चली जाती है? और क्यों उनको लगता है कि हमें ये करने से बहुत वाहवाही होगी या उनके समाज में वो बहुत ज्यादा कहीं डोमिनेटिंग व्यवस्था में आ जाएंगे या वो डोमिनेट कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे व्यवस्था कहीं और कंट्रोल में होती चली जा रही है और हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं? कानून अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है और कानून को व्यवस्थित करने वाले पुलिस अपनी जगह बैठी है। मूक दर्शक टीवी में आप देखिएगा, मेरे साथ आप सभी सहमत होंगे, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। पुलिस का कार्य या जब भी जो टाइमिंग है उनका, उस दौरान भी जब आप देखिएगा ट्रैफिक पुलिस, जिनको कि रोड को कंट्रोल करना है, रोड में भीड़ है और उनके मोबाइल ऑन रहते हैं और वो अपने मोबाइल पे जो भी मैसेजेस देखना ले और जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो बिजी होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर कोई बिजी है और काम किसी को नहीं करना, और जिसका नतीजा आज है कि कंट्रोल से बाहर है हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था। हम पूजा भी डर डर कर मनाए, हम अपने आनंद ना मनाए और लोगों से डरते रहे, ऐसा समाज दिख रहा है। जी ठीक है दीप्ति जी। दरअसल अब मैं अभय जी बेटन आपके हवाले करूंगा, लेकिन ज्ञानेंद्र जी इस सवाल के साथ उसके बाद वेदभूषण जी के पास जाएं। अभय जी, मैं रास्ते में हूं, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो बस इस सवाल के साथ में कुल मिला के जो बात दीप्ति जी कह रही थी कि तू काम न कर, काम की फिक्र कर और इसका हर एक से जिक्र कर। अभी कुल मिला के कानून व्यवस्था भी कुछ ऐसी होती चली जा रही है क्या? और इसको एक बार जो थोड़ा सा राजकेश्वर जी ने कहा है और दीप्ति जी ने कहा, इसको मैं चाहूंगा एक बार काउंटर करके फिर अभय जी वतन आपके हवाले। मैं फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। टेक केयर। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, सर ने जो सवाल आपसे किया। जी जी, अब बिल्कुल देखिए, ये एक वही पहलू तो वहीं से बात है कि आखिर ये छोटी छोटी बातों पर, और ये जब एक बार एकदम तय है भाई, हमारा तो देश में ये तो प्रथा रही है, उत्सव धर्मी देश रहा है और ये प्रथा है
हाँ, कोई ऐसे नारे, ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को मतलब सीधे आघात पहुँचाया जा रहा हो। लेकिन अगर कोई आनंद मना रहा हो और नाच गाने हो रहे हो, उस पर ऐसा कर दिया जाए, तो ये आप देखिए ना, कुछ साल पहले कासगंज में चंदन गुप्ता को इसलिए मार दिया गया, वहाँ तो कोई नारे भी नहीं लग रहे थे, वहाँ तो कोई ऐसा डीजे नहीं हो रहा था और चंदन गुप्ता किसी की छत पर नहीं चढ़ा था। वो तो तिरंगा यात्रा निकल रही थी, उसमें उसको गोली मार दी गई। तो ये जो एक प्रथा है, ये जो एक पूरा चलन से होता दिखाई दे रहा है, ये बड़ा चौंकाने वाला है। और इसमें निश्चित तौर से मैं यही मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो खास तौर से इसमें ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ तो जो है एक मनोविज्ञान भी होता होगा, उसके भी कारण मनोवैज्ञानिक कारण होंगे, लेकिन उसके अलावा सियासत और ये भी पहलू उससे जरूर जुड़े होंगे। और उसमें रही सही कसर जब पुलिसिंग की और प्रशासनिक चूक जब उसमें जुड़ जाती है, तो फिर ऐसे ही घटनाएं सामने आती हैं। और खाली वही का मुद्दा नहीं है, आप देखिए इस बार जब तमाम उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर ये दिक्कतें बनी हुई, जहां पर कोई भी धार्मिक जुलूस निकले और उसके बाद ये पथरावबाजी, उकसाने वाली घटनाएं हुई, कई जगहों पर कंट्रोल कर लिया गया। आप अभी देवरिया का देखिए ना, अभी देवरिया का तो सबसे ताजा मामला है। देवरिया में ऐसे ही जुलूस निकल रहा था, एक पटेल समुदाय का, एक और दूसरा लड़का, ये दो लोग आगे वो डांस करते हुए, और जैसे होता है कि जब विसर्जन हो रहा था तो उसमें से निकल रहे थे, तो अपना नाच गाना हो रहा था और उसी बीच में कुछ अराजक तत्व आते हैं और वो चाकू मार देते हैं। और ये चाकूबाजी की घटना के बाद बाकायदा वो उसमें से अभी एक अपराधी गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन वहां पर बस यही एक अच्छी बात रही कि प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ। वहां की जो डीएम है, मैंने देखा वो भी मौके पर पहुंच गई खुद, और एसपी भी, सारे लोग, पुलिस बल पहुंच गया। और सीधे तौर से जो भीड़ है उसकी नाराजगी इसी बात को रहती है कि पुलिस अगर कोई इनेक्शन में मोड में दिखाई देती है तो फिर लोगों की नाराजगी और बढ़ जाती है। तो इस घटना का यही एक बड़ा दुखद पहलू ये था कि जब ये जो राजकिशोर सर कह रहे थे कि वो छत पर कोई चढ़ा, ये वो बिल्कुल कोई, ये तो इसको कोई जायज या तार्किक ठहरा ही नहीं सकता, ये तो बड़ा, ये गलत ही काम है। लेकिन ये सब घटनाएं जो हुई हैं वो एक घटनाओं के साथ वो कैस्केडिंग इफेक्ट जैसी हुई कि पथराव हुआ, जब जुलूस निकला था उसके बाद नारेबाजी हुई। और वहां पर जब ये लोग जो चिल्ला रहे थे, मेरी तो जो कश्मीरी थे उनसे मेरी बातचीत हुई, वो लोग कह रहे थे कि जब लोग चिल्ला रहे थे कि उसको घर में घसीट लिया गया, उसके घर में, मतलब वहां पर लोग ले गए उसको, तो पुलिस वालों ने बल्कि उल्टे उसी वक्त लाठीचार्ज, कुछ लोगों पर जो है धक्का दिया और उनको आने नहीं दिया। तो अगर पुलिस उसी वक्त उस घर में या उस क्षेत्र में उधर एक्टिव हो जाती तो शायद वो इतना बड़ा जो ये अनहोनी थी वो घटने ना पाती, और उसके फिर रिपरकशंस में जो कुछ हुआ वो भी रोका जा सकता था। तो यहाँ कदम कदम पर चूक दिखाई दी। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। मैं वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि जो कहा जाता है कि कहते हैं ना कि हम 10,000 पे भारी पड़ेंगे, ये आपने सुना होगा। जो जिस समुदाय की तरफ गोली चली, तो जिसने अगर वो किया, उसने झंडा उतारा, हरे झंडे को हटाकर अपना झंडा, वो रेलिंग तोड़ी, वो कहीं से सही नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो जिस मानसिकता से वो गोली चलाई गई, देखिए उसका इलाज तो गोली नहीं था, वो उसका वो एक कानूनी पहलू था और वो उसको कानूनी तरीके से। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो समाज में जिस तरीके का एक विद्वेष है, हिंदू मुस्लिम जिसको सीधे तौर पर कहें, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम जो एक क्लैश है, चाहे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश भर का मामला, तो ये उसी का नतीजा है कि तुम हजारों की संख्या में जुलूस निकालो, लेकिन हम 10 हैं या अकेले हैं, हमारे पास इस तरह से हमारी मानसिकता ऐसी है कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं सीधे कानून हाथ में लूंगा। तो क्या ये आपको लगता है क्या कि ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है? क्योंकि फिलहाल कुछ घटनाएं जो हैं वो बार बार इस तरीके के थ्रेट मिलते रहते हैं और इधर से भी उकसाने की प्रक्रिया जो जारी रहती है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात तो करनी पड़ेगी कि ये जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है कि अच्छा वेद प्रकाश जी से बात हो रही थी। जी वेद प्रकाश, क्योंकि वो पुलिसिंग में रहे हैं और उनका बड़ा इस मामले में। जी देखिए अभय जी, उत्तर प्रदेश में ये पहला दंगा नहीं है, ये राम गोपाल पहला नहीं मरा है। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का दंगों का इतिहास रहा है। कानपुर, लखनऊ शिया सुन्नी के दंगों के लिए मशहूर रहा। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कौन सी जगह ऐसी है जहां मिक्स पॉपुलेशन है और दंगे नहीं हुए? ये वो जगह बता रहा हूं जहां बड़े दंगे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग आजादी के बाद से
ये नहीं कि अभी 10 साल में फला सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, सभी के टाइम में दंगे हुए हैं और हजारों सैकड़ों आदमी मारे गए। पुलिस की चूक बहुत जगह रही है, पुलिस ने कई जगह अभूतपूर्व बढ़िया काम किया है, परंतु आप समझिए अभी थोड़ी देर पहले केवल हिंदुस्तान की बात हो रही थी, मैं अब थोड़ा हिंदुस्तान से बाहर निकल के बात करता हूं। वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ी संस्था है जो मदद पहुंचाती है इस तरह के हालात के अंदर, जिस तरह से दूसरे कंट्रीज के अंदर यूएन अपनी सपोर्ट देती है। वर्ल्ड में एक कम्युनिटी मुस्लिम ऐसी है जो जहां भी वर्ल्ड के अंदर हमारे यूनाइटेड नेशंस के मिशन चल रहे हैं, मैं एक मिशन में था, उसका नाम साइप्रस है, कंट्री का नाम, उसमें टर्किश मुस्लिम्स और ग्रीक क्रिश्चियंस का झगड़ा है। तो मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष हर जगह क्यों मिलता है? हिंदू मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन मुस्लिम होगा, बुद्धिस्ट मुस्लिम होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परेशानी का सबब है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो जिस तरह की चीजें भरी जाती हैं उसका जो प्रतिफल आता है वो आपको बहुत रूप में दिखाई देता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया है जो यूएन का मैंने दिया, वर्ल्ड के लेवल पर दिया है। अभी अब ताजा हालात देखिए, हंगामा हो रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उधर हिजबुल्लाह, हमास, ईरान और इजराइल तमाम युद्ध की झोंक पर है। क्या हुआ? हमास और हिजबुल्लाह, जिनको वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि टेररिस्ट आउटफिट है, हमारे मुस्लिम भाई, मैं भाई बोल रहा हूं उनको, हालांकि वो हमें भाई बाहर से तो कहते, पर अंदर हमें पता है कि क्या जहर उनके घोला जाता है जो मदरसों के अंदर या जो मस्जिदों के अंदर होता है। मैं दिल्ली में ही रहा हूं और मस्जिद, गुरुद्वारे सब में मेरी ड्यूटी रही है, मुझे पता है कि किस तरह की वहां अजान होती है, उसके बाद जो दंगे और फसाद होते हैं उसका एक इतिहास है। मैं अपनी तरफ से कुछ बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, वो उसकी तमाम हजारों लाखों एफआईआर थानों में, दिल्ली में, यूपी में, तमाम दूसरे स्टेट्स में मौजूद हैं, वो देखी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। तो ये एक ट्रेंड की तरह देखें कि ये एक ट्रेंड है मुस्लिम समाज का और इसका कोई इलाज नहीं है। आपने इलाज करने की कोशिश की, बुलडोजर से इलाज करने की कोशिश की, अब आ गया कि जी आप बुलडोजर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी सरकारी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाइए, रेलवेज की पर चलाइए, बाकी पर आप गाइडलाइंस बनाइए, ठीक है, बुलडोजर रुक गया। अब एनकाउंटर पर सवाल हो रहे हैं। वेद जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन ये जो सिस्टम है जिसके लिए इतना पैसा खर्च होता है, पुलिसिंग है, प्रशासन, आखिर ये इनकी व्यवस्था क्या है? आखिर अगर मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल ठीक आपने जो कहा कि जहां है वहां क्लैश हो रहा है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। आखिर इससे पहले ऐसा तो नहीं था कि उत्तर प्रदेश में बहुत दंगे होते थे, लेकिन हाल के दिनों में आखिर ये क्यों ऐसा हुआ? क्या पुलिस ढीली पड़ी है या उसको वही, जैसा कि सारे यहाँ जो पैनल में थे कि एनकाउंटर जो है एक इलाज हो गया है, ये क्योंकि एनकाउंटर का जो डर होना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा, क्योंकि अपराध तो हो ही रहा है, देखिए पुलिस, जो एक अराजकता है वो भी हो रहा है। देखिए दुर्भाग्य है अभयराम जी, अभयराय जी सॉरी, कि हम लोग ब्रिटिशर्स की हायरार्की में आज भी जी रहे हैं। हमने अपना कानून नया जुलाई 1 जुलाई से ले आए, आपने पार्लियामेंट नई बना दी, अपनी बना दी, पर जो पुलिस की खाकी थी आज भी वही रंग है, पुलिस का काम करने का वही ब्रिटिशर्स स्टाइल है। मैं अभी रूस मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग गया था, तो वहां पुलिस का सिस्टम समझने की कोशिश की थी, क्योंकि हम ब्रिटिश हायरार्की में आज भी जी रहे हैं। जो उन्होंने कानून दिए हैं लगभग वही प्रोसीजर और तमाम चीजें वही है। ठीक है, नया कानून बना है पर उसको कट कॉपी पेस्ट करके कुछ चीज ऐड कर दी गई, कुछ डिलीट कर दी गई, कुछ अच्छा कानून बना है। मैं तारीफ करता हूं कि सरकार ने कम से कम हिम्मत तो रखी कि कानून का नाम बदला, हिंदी नाम दिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, परंतु जो ब्रिटिशर्स की लेगेसी थी आज भी हम उसको ढो रहे हैं। जो सिस्टम पुलिस का है, कितनी लेयर्स सिस्टम, आप सिपाही भर्ती कर रहे हैं, आप हवलदार भर्ती कर रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं, आप एसीपी डीएसपी भर्ती कर रहे हैं, एक आईपीएस वर्ग कर रहे हैं। एक आईपीएस वर्ग एक ऐसा वर्ग आपने दे दिया है जो अपने आप को बिल्कुल राजा महाराजा और पुलिस से बिल्कुल पुलिस के ऊपर हुकूमत करने वाला है। तो ये तमाम जो पुलिस की जो कमियां हैं, यदि जब तक सरकार इनको एड्रेस नहीं करेगी, सरकार की मजबूरी हो सकती है कि सरकार को, पुलिस को उनके पैरों के नीचे रखना, जिससे कि सरकार उनको अपने मन मुताबिक चला सके, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो इसको बृहद या डिटेल्ड, जब तक इस पर डिस्कशन पूरे देश में नहीं होगा तब तक, अभी आपने पूजा खांडेकर का देखा किस तरह से एससी का सर्टिफिकेट एससी का बनवा लाई, मेडिकल का झूठा सर्टिफिकेट बना लिया, 50 लाख फादर की प्रॉपर्टी, 4 मर्सिडीज कार, पहले दिन लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, तमाम उनको फैसिलिटी चाहिए जो बड़े बड़े अधिकारियों को मिलती है। तो यहाँ सिस्टम में एक पूजा खांडेकर नहीं है, सैकड़ों हजारों
पूजा खांडे कर रहे हैं। मेरा पुलिस का अपना अनुभव रहा है, नहीं, मैं बिल्कुल पुलिस आपका अफसर्स को जानता हूं जो केवल 3 शब्द जानते हैं इंग्लिश के, मजबूरी में सीख गए वो, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। 3 के अलावा चौथा शब्द मैंने उनको लिखते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, किस बैकग्राउंड से, किस तरह से वो मैनेज करके आए हुए थे या रिजर्वेशन से आए हुए थे। उनकी ठीक है, उनको एक प्रायोरिटी जरूर सरकार से मिलनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल मैं उसमें बिल्कुल विरोध नहीं करता हूं, पर जो जी तमाम सिस्टम है ये बिल्कुल, अब ये मैं कहूं कि ऑलमोस्ट सड़ चुका है। मैं इसलिए नहीं कि मैं पुलिस की नौकरी पूरी करके आ गया हूं, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि ये सिस्टम अब तमाम चीजें चाहता, पूरे हिंदुस्तान में इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। अब देखते हैं सरकारें कब करती हैं, आप और हम भी उसका हिस्सा हैं, बिल्कुल हम भी बिल्कुल वोट बिल्कुल। देते हैं, आप अब भी मैं वोट देते हैं, अदालतें भी हैं। राजकेश्वर जी से मेरा सवाल है, जी राजकेश्वर जी के पास में। जी 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 ये जो सिस्टम जो इन्होंने कहा, वेद प्रकाश जी ने कहा, तो आखिर देखिए, त्योहार तो आते रहेंगे, जुलूस भी निकलते रहेंगे, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आज के बाद ये बंद हो जाएगा। तो जो सिस्टम है, जैसा कि डीजे की बात हो रही है, सबका एक कुल मिलाकर हम लोग भी देखे हैं अपने जीवन में, इस तरह के जुलूस में हो सकता है कि हम आपने भी पार्टिसिपेट किया हो, छोटे मोटे इस तरह के जुलूस जो धार्मिक निकलते हैं। तो आखिर उस समय जो मॉब, एक तरह से मॉब ही होता है वो, और उस समय आप देखते होंगे कि किस तरीके के नारे लगते हैं, और खासकर अगर जो मुस्लिम एरिया से हो या मुसलमान हिंदू एरिया से जाते हैं, तो ये चीजें तो है बिल्कुल। जैसा कि अभी इस पर एक चर्चा भी हुई, लोगों ने भी कहा कि बाकायदा जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर वो पहले से अलर्ट है तो इस तरीके से ये घटनाएं नहीं होती। तो आखिर क्या मजबूरी है सरकार की, क्योंकि हर जिले में बाकायदा अच्छी पुलिस व्यवस्था भी है, एसपी है, डीएम है, सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल वो है, या फिर क्या है? ये अनम्यूट कर लीजिएगा आप। हेलो, हाँ जी जी, आवाज आ रही? हाँ हाँ, अब आ रही है, आ रही? जी अच्छा, जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है कि हमको राजनीतिक लाभ कहाँ से मिलेगा, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। मैं इस बात की का ओनर सिर्फ पुलिस पर नहीं डाल सकता कि पुलिस की जिम्मेदारी है अकेले कानून व्यवस्था मेंटेन करने में। एक थाना होगा, 40 सिपाही होंगे, 15 सब इंस्पेक्टर होंगे, एक एसएचओ होगा, उससे आप चाहते हैं 20 किलोमीटर के भीतर वो पूरी कानून व्यवस्था सही कर ले। मैंने ऐसा देखा है बचपन के दिनों में, हमारा थाना 45-50 किलोमीटर, एक दरोगा था, 5 सिपाही थे, साइकिल से चलते थे, और कहीं कोई वारदात साल 2 साल में होती थी। अब उसकी जगह 5 थाने खुल गए हैं, वारदात उसकी 10 गुने बढ़ गए। मैं आपको इसलिए इस बात को ले आया कि ये ओनस पुलिस पर डालना कि पुलिस का काम अकेले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इससे मैं अपने सहमत नहीं करता। मेरा मानना कि आपको ऐसा समाज बनाना है कि वो समाज ही आपस में कुछ ऐसा रहे कि, और समाज बनेगा कैसे? समाज तब बनेगा जब आप बेहतर कानून से, बेहतर व्यवस्था से सबको बराबर के तरीके से रखेंगे और सबके अंदर बराबर का विश्वास जगे। और उसी के लिए आपको सरकार ने, लोगों ने चुना, पब्लिक ने, कि आप हमको ऐसा कलेक्टर दीजिए, ऐसा कप्तान दीजिए, ऐसा सीएमओ दीजिए, ऐसा डिप्टी एसपी दीजिए जो हमको सुकून से रहने दे, हमारा इलाज हो सके, हम आराम से रहें। सरकारें उसमें कोताही करती, जो बात मैंने पहले कही है कि सरकारें ये देखती कि मुझे वो पुलिस चाहिए जिसका अभी वेदभूषण जी कह रहे थे कि ये सिस्टम सड़ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी सड़े सिस्टम को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पास रखना चाहती है। यही सरकारें बदल जाएंगी तो दूसरा जब आएगा, इसमें से 50% अफसर उधर जाके बताएंगे साहब हम वहां थे, तुमसे ये कराया गया, और सर मैं तो मजबूरी में कर रहा था, लेकिन आप जो कहेंगे वो करेंगे। ये 50% वहां भी गोली मारेंगे, ये 50% वहां भी इसी तरीके से करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सरकारों की जो मेन जिम्मेदारी है कि आप सिस्टम को, पब्लिक को आपस में इन्वॉल्व कराएं। अभी ज्ञानेंद्र जी ने दंगे की बात कही और वेदभूषण जी ने दंगे की बात करी। आप याद करिए, दंगे होते थे, मलियाना में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, मुजफ्फरनगर। आप 20 वर्ष में कितने दंगे हुए हैं? दंगे से पहले से बहुत कम हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम राइट भी कम हो गए हैं। अब जब चीजें पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, चीजें बढ़ी है, लोग चाहते हैं हम पढ़ लिख के आगे जाएं, हम ठेला भी लगा रहे थे हमारा बच्चा पढ़ ले, तो ये नौबत आती क्यों? ये नौबत इसलिए आती है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अफसरों को उस हद तक छूट देते हैं। क्यों नहीं, जिस दिन जिस जगह पर ये सब होता है अगले दिन मतलब सख्ती से बड़े अफसरों पर कार्रवाई होती है, जिसकी बात ज्ञानेंद्र जी ने कही थी। हमेशा ये होता है कि एक एसएचओ
15 सिपाही और एक बहुत हो तो डिप्टी एसपी, इसमें ट्रांसफर कर दूं। बड़े लोगों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? और दूसरी चीज, नजीर बनाती है सरकारें। सरकार यदि एक नजीर बना दे कि जैसे अभी एक नजीर बन गई है कि तुम अपराध करोगे तो तुम मारे जाओगे, ये खुले तौर पर कहा भी गया है, उसकी जगह या तो यहाँ होगी या तो कहाँ होगी, ये सब भी कहा गया है। मेरा ये कहना कि जब बड़े लेवल से बात होती है कि हम गोली मार देंगे, तो उसमें जो गोली मारने की बात होती है उसका नुकसान दोनों तरफ जाएगा, इधर भी मारेगा उधर भी मारेगा। मेरा मानना है कि इसमें इस सिस्टम में पब्लिक की भागीदारी बढ़ाइए, कोई दंगा नहीं होगा। जब तक पब्लिक नहीं इन्वॉल्व होगी, एक दरोगा को, एक डिप्टी एसपी को, एक कप्तान को अपना प्रमोशन नहीं चाहिए कि हमारे कहने से वो हम जो चाहते हैं सब कर देता, क्यों नहीं हम उसको आउट ऑफ टर्न कहीं ले जाएंगे? कि अपनी लाइफ में इन्होंने 20 एनकाउंटर किए हैं, आपने ऐसी कज्जू नजीर देखी होगी जब अफसरों प्रमोशन इस पे हुए हैं, भाई बहुत ब्राइट अफसर है, इसने 20 एनकाउंटर किया, इसने ये किया। अरे इनकाउंटर करना नहीं, हमारा काम था बेहतर न्याय व्यवस्था बनाना और पब्लिक की भागीदारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़कर। इसी लखनऊ में इतने दंगे होते थे हद से ज्यादा, यानी जी को शायद याद हो, एक कलेक्टर यहाँ होते थे आज के 20 साल पहले, अशोक प्रियदर्शी ऐसे कलेक्टर थे कि उनके समय में जब भी हिंदू मुस्लिम, और बहुत दंगा होता था, हिंदू मुस्लिम राइट की बात उठती थी कि आज सिया का आज सुनने का, वो जाते थे रात को गाड़ी लेकर, उन लोगों से मिलते थे और कहते यार मेरे इतने पुराने दोस्त है, आपके रहते हमारी मतलब साग पे बट्टा लगेगा, कैसे आप आ गए तो छोड़ दीजिए, कल से हम लोग अपना चुप कर लेंगे, लेकिन आप किसान पे बट्टा नहीं आने दें। अफसर का ये इन्वॉल्वमेंट पब्लिक से जब होगा तो दंगा नहीं होगा। अफसर जब सिर्फ अपने कमरे में बैठा हुआ अपने बंगले पर, उसको लग रहा है मैं कप्तान हूँ, मैं आईजी हूँ, मैं डीआईजी हूँ, कलेक्टर, मैं ऐसी जगह पर रहा हूँ कि मुझे सीनियर ऑफिसर्स भी मिलते रहे हैं बहुत अच्छे से, तो मैं ऐसा भी देखा हूँ कई सीनियर अफसर ये मान कर चलिए होंगे जाने दीजिए, उनको लगता है कि मुझे तो वहां से आया हूँ, मुझे मेरा हाथ तो फलाने का हाथ तो मेरे ऊपर है। तो जब अफसर इस सब मानसिकता में रहता है तो आप शासन में रहकर तो फाइल खींच सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, जिले में है, तो आपको तो एक बहुत बड़ी फोर्साइट रखनी पड़ेगी जिससे आप सबको साथ लेकर चल सकें, सबकी भागीदारी करें। मुझे जी अब मैं दीप्ति सिंह के पास जाऊंगा। दीप्ति सिंह जी, ये बताइए, जो एनकाउंटर इस उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जब से योगी सरकार है काफी एनकाउंटर हुए, लेकिन ये एनकाउंटर जैसे कहा जाता है कि एनकाउंटर से डर जाएगा, कहते हैं ना, डर से जो है तो अपराध कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि डर कुछ पल के लिए है, माने ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल कोई अपराध हो रहा है, आप एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अपराध हो रहा है। तो ये आप एक वकील के नाते, आपने नागरिक के नाते, तो जो इससे पहले जो सवाल था, एक वकील के नाते ये क्या मानती हैं कि आखिर कानून में कहाँ इस तरह का लूप होल है कि फिर एनकाउंटर की ऐसी जरूरत पड़ रही है और एनकाउंटर का भी असर बिल्कुल ये बेअसर हो रहा है? देखिए क्या है कि अगर कोई कानून के चपेटे में आता है तो केस में जो हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है, मल्टी लेयर हायरार्की है हमारे यहाँ। लोअर कोर्ट होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर राष्ट्रपति की अपील है। तो कोई भी अपराधी बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक बहुत लंबा जी लेता है। अगर आप देखिए तो अपने जीवन का सारा काम कर लेता है, कुछ दिनों के लिए उसकी जरूर बेल नहीं होती है, फिर 6 महीने उसके बाद बेल होनी है और वो एक आराम से एक नॉर्मल नागरिक की जिंदगी जीता है, क्योंकि हमारे कानून की व्यवस्था में ऐसी लचरपंथी है जिसको कहीं मुझे लगता है योगी सरकार थोड़ा अपने हाथ में कंट्रोल लेकर और बहुत जल्दी से कुछ कानून के अंदर न्याय दिलाना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो एनकाउंटर का जो व्यवस्था है योगी सरकार में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इनके पहले जब हम लोग याद करें तो उत्तर प्रदेश के जो न्याय व्यवस्था थी या जो लॉ एंड ऑर्डर था बिल्कुल बेकाबू था, लेकिन जब से ये आए हैं कहीं ये छोटा सा डर एनकाउंटर का भी काम तो कर रहा है। चाहे बुलडोजर का ही डर था तो भी वो काम तो कर रहा था। लोगों के दिमाग में ये है कि योगी जब तक है तब तक तो थोड़ा संभल के रहना है। आप देखिएगा नॉर्मल जो इस तरीके के लोग हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, वो वेट कर रहे हैं कि कब योगी जाए और वो कब खुलकर जीने के अपने जो सपना है वो पूरा कर पाए। तो मुझे लगता है भारत के न्याय व्यवस्था में जो एक लूप होल है वो सबसे बड़ा है कि आपके पास लेयर्स बहुत है, आपके पास एपेलेंट कोर्ट बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से जानते बूझते भी कि अपराधी सामने खड़ा है उसको हम लोग बहुत जल्दी उसके अपराध की सजा नहीं दे पाते हैं। और ये ही व्यवस्था कहीं थोड़ा पिंच करती है, और मुझे लगता है यही वजह है कि लोग थोड़ा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं कि क्यों ना हम खुद से कुछ कर लें
और शायद यही वजह है कि जैसे वी वांट सिक्सर जो बता रहे थे, उसी हिसाब से लोगों का भी ये है कि हमें अभी चाहिए, न्याय अभी करो। क्योंकि देखिए अभी जो राम गोपाल मिश्रा जी की जिसने भी गोली मारी है, जहाँ पे भी हुआ, सबको दिख रहा था किसने क्या किया। अब वहां पे अगर आप इंतजार करेंगे कि 4 साल 5 साल, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो भी 12 साल नॉर्मली चला ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपील तो सुप्रीम कोर्ट तक और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी जाता है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि आंखों से दिखने वाला अपराधी भी खुलकर आराम से जीता है, शादी ब्याह करता है, बाल बच्चे पालता है, स्कूल कॉलेज जाने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पास्ट में हमने कई ऐसे अपराधियों को देखा है कि उनको बाद में सजा होने के बाद भी छोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए, 30 साल से तो जी केस चल रहा था। ये हमारे कानून की लचर व्यवस्था है। एक तो हमारे यहाँ अपराध की संख्या ज्यादा है, कोर्ट्स की संख्या कम है, जजेस कम है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है और डेट्स बहुत मिलते हैं, 6-6 महीने के डेट्स मिलते हैं। तो अब क्या है, सामने जिनके सामने इतना बड़ा अपराध हो गया, आप उससे पेशेंस की डिमांड करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम कानून में भरोसा रखो, कानून में एक देर है अंधेर नहीं है। ये सब आज की जनरेशन सुनने को तैयार नहीं है, पेशेंस किसी के पास नहीं है। और हमें सबको पता है कि यही एक तरीका है कि चलिए एनकाउंटर किया और तुरंत मामला रफा दफा, इधर की भी शांति हो गई और सब कम से कम अपराधियों को थोड़ा डर तो लगेगा। क्योंकि देखिए अभी जो समय चल रहा है, डोमिनेंसी बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। जिस भी क्षेत्र में मुसलमान हो या कोई भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस एरिया से अगर आप गुजर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो हिंदुस्तान का पार्ट ही नहीं है, आप हिंदुस्तानी ही नहीं है या वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरी दुनिया बसा के चले। ये कहीं ना कहीं कानून के व्यवस्था में लचरता का ही फायदा उठाया जा रहा है। हमारे ही देश में हम लोग डर के और बहुत ही ज्यादा भय के अंदर जीते हैं। अगर हमें डीजे भी बजाना है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से देखा है कि दुर्गा पूजा में जब भी विसर्जन का समय आता है, बच्चे खूब खेलते कूदते हैं, सिंदूर खेलते हैं, अबीर से खेलते हैं और खेलते हुए जाते हैं विसर्जन के लिए। वो एक अलग संदेश है कि आप जितने भी समय रखिए, विसर्जन का मतलब है जीवन है और जीवन का अंत है, लेकिन उसको भी खुशहाली से एक्सेप्ट करना। इन सब का हम बचपन से पढ़ते आए, पर कहाँ है वो व्यवस्था? अब तो बच्चों के पास भी मोबाइल हाथ में है। दीप्ति जी, जहां तक आपने जो बात कहा, जो विसर्जन करने वाले हैं आज के लड़के, उनको क्या पता, ये जो आपने बताया ये थोड़ी जान रहे हैं कि विसर्जन उसके लिए जा रहे हैं। ये भी एक कमी है हमारी व्यवस्था में, उनके लिए ये भी कमी के अंदर लीजिए आप। तो ही अलग है। विसर्जन में आपने देखा होगा, हमने तो देखा है कि दारू पी के विसर्जन करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो सब देखिए व्यवस्था में ये भी आता है, शिक्षा में ये भी आता है, घर में अगर हम संस्कार देते हैं तो माओ को, अपने पिता को, बच्चों को इस तरीके के शुरू से ही शिक्षा देनी चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म है, किस तरह का डीजे बजता है, किस तरह के गाने बजते हैं, ये देखिए इसमें गलत है। कमिटी की बात है, जो चीज गलत है वो गलत है। दोस्त जो है एक जगह नहीं है, दोस्त दोनों ही तरफ है। लेकिन हाँ, ये काम जो संभालने का काम जो है वो बिल्कुल पुलिस प्रशासन हो या फिर सिस्टम जो समाज में लोग रह रहे हैं। तो बिल्कुल मिलाकर मैं इसी बात से ज्ञानंद जी के पास जाना चाहूंगा। ज्ञानंद जी, ये बताइए कि जो ये समस्या है, ये इसके पीछे पॉलिटिकल भी तो इसको माना जाएगा कि आखिर क्यों इस तरह का हो रहा है। जैसा कि मान लीजिए अभी जो बहराइच पर ही आप देखें तो बयानबाजी है। अभी आप देख रहे हैं कि 10 में 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। और ये मामला, बहराइच का मामला, अगर ये देखा जाए तो ये छोटा, मतलब इसको बहुत जल्द शांत भी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहराइच का मामला अब ये शांत होने से रहा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो और भी है। क्योंकि एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर अपने आप में भी अगर देखा जाए तो नैतिक रूप से, अगर चाहे कानूनी रूप से अगर देखें तो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखिए एनकाउंटर को लेकर जो बवाल था, नहीं तो ये सरफराज या 2 लोगों की जो पैर में गोली लगी है, वो गोली कहाँ लग सकती थी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको ये लगता है कि ये इस पर जो सियासत इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण ये देखिए, सियासत बिल्कुल जाहिर सी बात है। सियासत तो जब सुल्तानपुर में डकैती पड़ती है और सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाते हैं और उसके बाद ही इस पर वो कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। और हमने इससे पहले तो ये प्रथा कम ही थी। इसके पहले कि ये ऐसी प्रथाएं कम थी जहां पर कोई अपराधी मारा जाता था, कोई ऐसा तत्व मारा जाता था, तो ये लोग एक सहमत होती थी, समाज में होता था, चलिए बड़ी राहत की बात है। अभी तो जब उसको लेकर ही जातियां और इस टाइप के पूरा राजनीति एक हो रही है, तो राजनीति तो बिल्कुल है, राजनीति तो एक बड़ी है। लेकिन मैं यही मानता हूं कि राजनीति तो एक कैटलिस्ट का काम करती है। राजनीति का उसका फायदा भी उनको मिलता है। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है, वजह भी तो है ना। राजनीति तो वही होगी ना जहां पर आप उसको स्पेस देंगे, और वो स्पेस कौन दे रहा है?
देखिए वहां पर जो अभी बात हो रही है, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसे तो ये फिर तो ये बड़ा विस्तृत बात है भाई। शिक्षा और ये नैतिकता वो तो जुड़ी है। हमने शिक्षा दी, हमने नैतिकता तो हमारे समाज में हमने दी ही नहीं। चाहे घरों में जो जिम्मेदारी थी, समाज की जिम्मेदारी थी, वो भी नहीं दी गई, वो भी कम होती गई, और उसी का नतीजा तमाम समस्याएं। अभी राजकिशोर जी जो बात कर रहे थे उसमें से पुलिस का जैसे है, और जो वेद भूषण जी भी कह रहे थे, उसमें पुलिस की एक जो दिक्कत है, बिल्कुल एक बड़ी समस्या है। अगर उसमें तो देखिए कि एक पुलिस रिफॉर्म के लिए बात होती रही है। अब आप उत्तर प्रदेश में एक मतलब पूर्णकालिक एक डीजीपी नहीं मिल पा रहा हो, कार्यवाहक डीजीपी से लगातार काम चलाया जा रहा हो, और जब कार्यवाहक डीजीपी काम करेगा तो उसको क्या होगा, वो तो पहले यही तो चाहेगा कि जब तक वो बना रहे, वो तो पूरी कृपा के साथ ही है। वो आईपीएस जब बना होगा तब आईपीएस बना होगा। अभी तो वो डीजीपी केवल इसीलिए बना है कि वो कृपा पात्र है, और जिस दिन से कृपा हट जाएगी वो हट जाएगा। तो ये दो दर्जन अधिकारियों को बाईपास करके आप कार्यवाहक और ऐसे बना देते हैं, तो ये तो बड़ा पुलिस सुधार का एक बड़ा मुद्दा है। कानून को लेकर तो एक मुद्दा है ही। कानून को लेकर अब से ये है कि हमारी जो न्याय की देवी है, कानून की देवी है, उनकी आंखें भी पट्टी खोली गई है, तो हो सकता है कि तमाम चीजों में पट्टियां कुछ और भी खुले, हम कुछ और सोच सकें। और ये एक जो वेद भूषण जी ने कहा वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। चूंकि हम कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बड़े बैलेंस की बात करते हैं कि साहब अच्छा गोली चली, लेकिन आज भाई उसने भी झंडा लगाया था, उसने भी ये किया था, या यहाँ पर कोई एक पक्ष को हमको जायज उसको मतलब उसको रक्षा करने के लिए हमको बताना पड़ता है कि ए भी गलत है, बी भी गलत है। तो कुछ इस तरीके से जो बैलेंस की बात है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वैश्विक पटल पर भी आपको देखना पड़ेगा कि घटनाएं क्या हो रही हैं। यूरोप जैसा देश जहां पर बड़ी सभ्यता ज्यादा उन्नतशील है, अगर वो समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक मनोविज्ञान काम कर रहा है, कोई ऐसी विचारधारा है जो विध्वंस की ओर ले जा रही है समाज को, लोगों को। और उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। आपने भी एक जब बात अभय जी कही कि हिंदू मुस्लिम हम कहने से झिझकते हैं, हम अक्सर ही जब रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, राजकिशोर सर तो बहुत ही इसको एक बड़ा हम लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता रहा है कि हम कई बार पहचान एक समय में तो एकदम, ये तो अभी थोड़ा सा ज्यादा आने लगा है, वरना तो हम सिर्फ यही करते थे कि एक पक्ष ने दूसरे को ये किया, कहीं वो जाहिर ना हो और कहीं भड़काने वाली बात ना हो। लेकिन जब समस्या हमारे दरवाजे तक आ जाती हो तो फिर ऐसी बीमारियों की भी चर्चा होनी जरूरी है कि वो वजह क्या हो, वो सोच क्या है, वो कहाँ से दिक्कतें पैदा होती हैं, क्यों बार बार ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं। वो दिक्कतें उत्तर प्रदेश की अगर परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो वो पश्चिमी इलाके से लेकर पूर्वांचल तक, मध्य उत्तर प्रदेश तक, हर जगह पर वो समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं। और अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में तो कितने समय तक पूरा जलता रहा, इतने बड़े दंगे हुए, और वहां पर तो सीधे तौर से यही बात आई। वहां पर तो पॉलिटिकल भी खामी थी और प्रशासनिक भी खामी थी। वहां तो सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो दंगे पूरा एकदम खुला छोड़ दिया गया था, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर एनार्की पूरा एकदम प्रिवेल कर रही थी, वहां पर तो कुछ था ही नहीं। उस समय तक तो ऐसा था कि वहां पर हम लोग तो रिपोर्टिंग में गए थे कि वहां पर तो महसूस ही नहीं लोगों को हो रहा था कि कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। वो बिल्कुल ही ऐसे जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में कई बार हो जाता, बांग्लादेश में हो जाता कि पुलिस ही गायब हो जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल फ्री टू ऑल है और जो दंगाई है वो कुछ कर सकते हैं। वैसे ही कमोबेश हालात थे मुजफ्फरनगर में। और क्यों थे? क्योंकि पुलिस प्रशासन वो सारा कुछ वहां पर, राजनीतिक भी, जो राजकिशोर जी बात कर रहे थे, राजनीतिक वजह बहुत ज्यादा थी, और राजनीतिक एक विल पावर तो सबसे अहम हो ही जाती है, आप सहमत हो ना हो। लेकिन यह है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था का तो उनका सबसे बड़ा प्लैंक है और वही एक सबसे बड़ा मुद्दा भी रहता है। हालांकि जब आप आंकड़ों की बात करेंगे तो अभी जो बात हो रही थी कि दीप्ति जी कह रही थी कि योगी सरकार में जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये बात एकदम आती है कि एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो 2003 से 2007 के बीच में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उस समय 499 एनकाउंटर हुए, 261 एनकाउंटर 2007 से 2012 के बीच में जब मायावती की सरकार थी। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो 207 ही हुए हैं। अगर आप इस संख्या के हिसाब से देखेंगे तो दूने से ज्यादा मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब एनकाउंटर हुए थे। तो ऐसे में एनकाउंटर से कहीं ज्यादा, इसका मतलब एनकाउंटर तो अभी बहुत नहीं हुए, लेकिन एक नैरेटिव भी बना है, एक परसेप्शन जरूर बना है। और ये बात सही है कि सोच में अभी क्या है कि ना, जिस तरीके से सूचना का एक विस्फोट हो चुका है, हमारे मोबाइल में कुछ भी आ जाता है, जरूर हम कुछ भी मान लेते हैं, और वो सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल रहता है भड़काने के लिए, इसीलिए सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके एक परसेप्शन तो बना ही हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, किसी ने खिलवाड़ किया, तो घटनाएं तो हो सकती है, उनको तो रोका जल्दी नहीं जा सकता है। लेकिन ये सबको एक मैसेज जरूर है कि अगर आपने किया तो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा।
और मुझे लगता है कि इसके साथ बस अगर प्रशासनिक और पुलिस का जो तंत्र है वो थोड़ा सा सुधार और हो जाए, और समाज वाला तो समाज के बिना सोचे सुधरे तो कुछ होने ही वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि बड़ा कुछ माहौल बदलेगा, हम सब भी महसूस और भी ज्यादा बेहतर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल और यहाँ पर मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है वो मैं 20 सालों से तो 24 सालों से देख रहा हूँ, राकेश्वर सर तो और पहले से देखते रहे हैं। सिर्फ तंत्र वही होता है जब ऊपर का लीडर बदलता है और वो क्या मैसेज देना चाहता है उसके हिसाब से नीचे काम होता है, और ये योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धि के तौर पर कहा जाएगा कि वो नैरेटिव बना है कि अगर आप कुछ कानून से खिलवाड़ वैसे करेंगे तो आप बचेंगे नहीं। समय तो बहुत कम है, छोटा छोटा सवाल वेद प्रकाश जी, इसका क्या हाल आप क्या देखते हैं कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे दंगा हुआ उसके बाद फिर एनकाउंटर की नौबत आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या आप देखते हैं? छोटा सा बस छोटा सवाल। देखिए अविराज जी, कई बार गंदे दाग भी बहुत अच्छे होते हैं। निर्भया इस देश का सबसे बड़ा रेप था, सबसे बड़ा कलंक था इस महिलाओं के ऊपर, एक इनोसेंट बच्ची के ऊपर हुआ। 18 दिन में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, 18 डेज में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी। ऐतिहासिक टाइम था, सजा होने में 7 साल लग गए, धैर्य की परीक्षा। तभी मैंने बोला कि गंदे दाग भी कई बार अच्छे होते हैं। हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, पुलिस वालों को कंधे पर बैठा के रखा, तो मानता हूं कि एनकाउंटर गलत है, नहीं होने चाहिए, पर ऐसे हालात के अंदर जब पूरा देश पूरा समाज ये मांग रहा हो कि हाँ होना चाहिए। इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के जिनके समर्थक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम स्टेट के अंदर उनके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिकता से एक समाज पीड़ित है और उस पीड़ित का इलाज करना जरूरी है। अदरवाइज दिल्ली के अंदर ऐसे हालात है कि जब हाथ पर आप पहनकर जाएंगे ना कोई हिंदू चीज, कलवा या जो भी पहन के जाएंगे, वो छिपाकर जाते हैं कि पता ना लग जाए कि हिंदू गुजर रहा है, ऐसा ना हो घर में खींच लें। जब ऐसी हालात आ जाए देश के अंदर तो आप क्या उम्मीद करें कि कब तक हम सहिष्णु बने रहे, केवल हाथ जोड़कर काम चला जाए? तो वायलेंस इज मेटेड विद वायलेंस, वायलेंस का इलाज केवल वायलेंस से हो सकता है, ठोक कर हो सकता है। और यूपी का जहां तक संबंध है, मैं दिल्ली रहता हूं, यूपी आता हूं, मेरे गांव से स्टेशन तक आने में डर लगता था लोगों को, आज नहीं लगता है। 2 बजे भी बिल्कुल रात बिल्कुल उठकर ट्रेन के लिए चल पड़ते राकेश्वर हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जी मैसेज गया है, बहुत बड़ा जी मैसेज गया यूपी के अंदर, और लोग बुलडोजर की तारीफ करते हैं। राजकेश्वर जी के पास जो वेद प्रकाश जी ने कहा इसको आप कितना मतलब सही मानते हैं, और ये क्या वाकई इलाज है इसका? यही इलाज है? अपना अपना नजरिया है, मेरा कहना ये है, नहीं तो इसीलिए तो त्वरित मैं न्याय आपके तो पास आया। अपराधी भी बहुत अच्छा करते हैं, राजनेताओं से ज्यादा अच्छा त्वरित न्याय अपराधी करते हैं। और इसीलिए कई जगहों पर आपने देखा होगा देश भर में अपराधियों को जननायक मान लिया लोगों ने, 4-4 बार MP बनाते हैं, 5-5 बार, वहां से दूसरा कोई जीतता नहीं है। तो फिर यदि उसी फार्मूले को मान लें कि भाई हम नाम नहीं लेंगे, आप जेल में कई MP आ गए होंगे जो अपने एरिया में इसी काम के लिए जाने जाते हैं, तो त्वरित न्याय करते हैं। भला आदमी घूस ले रहा था, 2 आदमी गए, उसका तुरंत हिसाब किताब कर दिए। भला आदमी यहाँ बिल्डिंग नहीं बनने दे रहा था, हमारा आदमी तो उसका बनने दिया। मेरा मानना है त्वरित न्याय का ये फार्मूला इससे नहीं सही हो सकता जब तक हम मिक्सअप होकर समाज को और इस पे नहीं ले आएंगे कि पुलिस प्रशासन और समाज दोनों पैरेलल चले। समाज बताएगा कि हमारे मोहल्ले में अलग जगह एक आदमी रहता साहब, इसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, और वो स्थिति नहीं बन रही, उसकी जगह हम एक दूसरे खांचे में चले गए हैं, उस खांचे पर हम सारा काम कर रहे हैं। मेरा नजरिया तो ऐसा है, और सबका अपना राजकेश्वर नजरिया जी, हो ये सकता है। राजकेश्वर जी, मेरा एक सवाल है, क्या कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, या मुस्लिम कानून अलग, हिंदू कानून अलग? इस पे थोड़ा अपने ज्ञान वर्धन हमारा कर दीजिए। सबके लिए कानून अलग अलग या मुस्लिम के लिए कानून अलग? नहीं, मैं नहीं अकेले, एक कोई भी व्यक्ति इस पे सहमत नहीं होगा कि सबके लिए अलग कानून होना चाहिए। काहे कि हमसे आप पूछ रहे हैं, कोई भी नहीं सहमत होगा कि सबके लिए अलग कानून होना चाहिए। हम भारत के लोग, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम भारत के लोग, तो भारत की परिधि में जितने लोग हैं सबके लिए एक कानून हो, और ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अलग, चाहे जिसकी सरकार, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ किसी एक सरकार, कोई भी सरकार हो, हर सरकार में मैसेज जाना चाहिए हम भारत के लोग। और ये चीज मैंने कई बार देखी है, जब भी इंडिया के संदर्भ में किसी दूसरे देश से चीजें बनी बिगड़ी है, मैं 10 साल पार्लियामेंट भी कवर किया, उस दिन पूरे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में हम भारत के लोग ही होता था, ये मुल्क एक साथ खड़ा है। मेरा ये कहना कि जब हम विदेशी ताकतों के खिलाफ इसी मामले में हम भारत के लोग खड़े होते हैं, तो हमारे यहाँ भी जो कुछ हो, जो अभी दीप्ति सिंह जी कह रही थी, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ले, हेलो, मेरा मानना
मेरी जो समझ है मेरा यही है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक और ठीक। मेरी समझ से इससे धन्यवाद आपको सहमत धन्यवाद जी, जी, धन्यवाद बिल्कुल। राजकिशोर जी। चलिए आपको धन्यवाद आपका करता जवाब भी हूँ। मिल गया। कीर्ति जी आप क्या कहेंगे? अब ये बिल्कुल अंतिम सवाल है, अब समय बिल्कुल कम बच गया है। देखिए, हमारे देश में सारे जाति धर्म को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया गया है और धर्मनिरपेक्ष अपने आप को हमने मारा है। हमारा देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। इसी तरीके से हमारी जो जनता है, उनकी शिक्षा भी इतनी ही सहिष्णु होनी चाहिए कि हिंदू, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, अगर अपने किसी भी पूजा पाठ को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद पूर्वक मना रहे हैं, तो उसमें बाधा उत्पन्न ना करें। साथ ही जो आनंद से मना रहे हैं, ये आनंद किसी इस लेवल पे ना चला जाए कि सामने वाले के लिए तकलीफ दे हो, ये भी ध्यान रखने की चीज है। और मुझे लगता है कि सारी चीजों की व्याख्या हमारे कानून में, हमारे संविधान में बहुत क्लियरली है, लेकिन जो कानून के रक्षक है, उनको बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से सब चीजों का रक्षा करना, कानून में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। तो मुझे लगता है ये जो बहराइच की जो घटना है, इसकी दोबारा से पुनरावृत्ति कहीं पे नहीं होगी, अगर अपनी जिम्मेदारी हर एक महकमा अपने तरीके से पूरी करे, जिम्मेदार नागरिक हो और जिम्मेदार पुलिस व्यवस्था हो। जी बिल्कुल, ये जो आपने दो शब्द जो बताए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि सारे लोगों की जिम्मेदारी, अगर बहराइच मामले को या और भी जो भी दूसरे मामले हैं, तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है। जो नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी है, जो किसी भी समुदाय से जुड़े हों, पुलिस प्रशासन, शासन, जो सियासत के लोग हैं, सबकी अपने, अगर सारे लोग अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएं, तो मुझे लगता है कि समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक ये बहस रही। तो सबका नमस्कार।